अर्निंग पर शेयर, और अर्निंग पर शेयर में क्या क्या चेंजेस आई थी पिछली दफ़ा, उसके ऊपर भी बात कर लेंगे इंशाल्लाह। पिछली अटैम्प्ट से पहले तक अर्निंग पर शेयर का नोट एग्जिस्ट नहीं करता था। अर्निंग पर शेयर का नोट और एक्सट्रैक्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। अब एक्सट्रैक्ट्स भी एग्जिस्ट करते हैं और नोट भी एग्जिस्ट करता है, पर्टिकुलरली डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का। तो वो वाला नोट पर्टिकुलरली हमने लाजमी तौर पर करना है इफ़ेक्टिव रिवीजन करने के बाद, क्योंकि जोन सी भी चेंजेस होती हैं वो एक दो अटैम्प्ट्स में लाजमी तौर पर पूछता है। ठीक, चले जी। और जो स्टडी टेक्स्ट में जोन सी भी एग्जांपल्स आई होती हैं चेंज होकर, वो लाजमी तौर पर टेस्ट करता है। पिछली अटैम्प्ट के अंदर उसने एक एग्जांपल टेस्ट की है IS-20 की। IS-20 का जो क्वेश्चन आया था पिछली अटैम्प्ट में, वो एक एग्जांपल का तकरीबन रेप्लिका था। ठीक, तो जोन सी भी चेंजेस हैं हमें लाजमी तौर पर वो तो कैटर करनी है। लें जी, अर्निंग पर शेयर फार्मूला आपको पता है, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू दी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। अब चाहे लॉस हो चाहे अर्निंग हो, ये लेनी है, डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू ड्यूरिंग द पीरियड। ये हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड टू, कौन से शेयर होल्डर्स होते हैं, किसका प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करते हैं। कोई भी प्रेफरेंस शेयर दिया और लेस कर देंगे, रिडीमेबल, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जी, इररिडीमेबल का लेस करते हैं। किसका लेस करते हैं जी, इररिडीमेबल का। तो आप इसके लिए शॉर्ट वर्ड भी लिख सकते हैं। क्या लिख दूं शॉर्ट वर्ड, लिख दूं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। सुनने वाला मेरा ख्याल है इसको खुद बना लेगा, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक, डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अब हमें चंद बातों का पता होना चाहिए कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो है ये लोन की नेचर के ऊपर होते हैं, हमने वापस करने हैं। रिडीमेबल मींस वापस करना, इररिडीमेबल ये इक्विटी नेचर पर हैं, मींस वापस नहीं करने, और ऑर्डिनरी शेयर्स तो होते ही क्या हैं, इक्विटी। फिक्स्ड डिविडेंड दिया जाता है, चाहे वो रिडीमेबल हो चाहे इररिडीमेबल हो, और ऑर्डिनरी को वेरिएबल होता है। प्रेजेंटेशन कहाँ पर होती है, ये इम्पोर्टेंट है। इसे एज एन एक्सपेंस लिखा जाता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को, फाइनेंशियल चार्जेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, और इनके डिविडेंड को कहाँ पर लिखा जाता है, इक्विटी में। इन दोनों की एंट्री क्या होती है, रिटेन अर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। इसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट या पेएबल क्रेडिट। नेक्स्ट कहानी आती है क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव की। क्यूमुलेटिव मीन्स इकट्ठा करना, नॉन क्यूमुलेटिव मीन्स इकट्ठा ना करना। एक साल में डिविडेंड अनाउंस हो या ना हो, यू हैव टू रिकॉर्ड इन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, यू हैव टू राइट इट। आपको एंट्री पास करनी है जो मैंने लिखी है, रिटेन अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, लिखना ही लिखना है, चाहे आपने एंट्री पास की है या चाहे आपने अनाउंस किया है या नहीं किया। और नॉन क्यूमुलेटिव में तब लिखना है जब ये अनाउंस होगा, ये फ़र्क है। अब एक क्वेश्चन है जिसके अंदर तकरीबन तमाम की तमाम चीज़ें आ रही हैं। पहली चीज़ आ रही है, इसके अंदर हम इशू शेयर्स करेंगे मार्केट वैल्यू पर। दूसरी चीज़ है जो बोनस इशू करेंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तीसरी चीज़ आ रही है हम कंसोलिडेट भी करेंगे शेयर्स को। चौथी चीज़ आ रही है हम राइट इशू करेंगे लेस देन मार्केट वैल्यू को। यही चीज़ें होती हैं मेरी मेजरली। एक और चीज़ आ जाती है ना, तो अगर ये सारी चीज़ें डिस्कस हो जाए तो मैं एक ही क्वेश्चन के अंदर कंसोलिडेशन और दूसरी चीज़ कम करने वाली नहीं इकट्ठी कर सकता। ठीक है,
पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर 5-4 चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं। आई थिंक सो दैट्स मोर देन इनफ। अच्छा जी, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 1080। टोटल प्रॉफिट 2020 का कितना है? 780, 200। और यहाँ कहीं पर क्या लिखा हुआ जी? 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹2 million वर इशूड 3 years अगो, 3 साल पहले। अब इसका मतलब है प्रॉफिट में से लेस होना ही होना है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि जी आपके डिस्क्लोजर्स क्या हैं और आपको किस तरीके से काम करें कि आपके तीनों काम इकट्ठे हो जाएं एट अ टाइम। मींस डिस्क्लोजर का सवाल आ जाए तो भी हो जाए, और अगर सवाल दूसरा आए जस्ट कैलकुलेशन का तो वो भी हो जाए। कोई ऐसा तरीकाकार होना चाहिए। उसका ऐसा तरीकाकार ये है कि आपको एज़ पर स्टैंडर्ड, एज़ पर स्टडी टेक्स्ट डिस्क्लोजर देना होता है कि न्यूमरेटर में क्या लिखा जा रहा है और डिनोमिनेटर में क्या लिखा जा रहा है। न्यूमरेटर में क्या है? अर्निंग, और डिनोमिनेटर में क्या है? वेटेड एवरेज। ये दोनों चीज़ें बयान करनी है नोट्स के अंदर। और फेस के ऊपर जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम होती है, ये जब मुकम्मल हो जाती है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है, उसके बाद अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम आ जाती है जिसमें आप रिवैल्यूएशन सरप्लस लिखते हैं। इसके बाद आपने लिखना होता है अर्निंग पर शेयर बेसिक और अर्निंग पर शेयर डाइल्यूटेड। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम के जब एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं तो बस आपको इन 2 चीज़ों की ज़रूरत है एक्सट्रैक्ट्स में। किस में? एक्सट्रैक्ट्स में। और बाकी चीज़ें आपको नोट्स में चाहिए। डन? नोट में आपको न्यूमरेटर भी बताना है और डिनोमिनेटर भी बताना है। और न्यूमरेटर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं है, क्या है? अर्निंग एट्रीब्यूटेबल है। आप अलग-अलग करके बता देंगे, दैट्स वेरी गुड थिंग, वेरी गुड फाइन थिंग कि आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखें। उसके बाद क्या लिखें? अगली लाइन में प्रेफरेंस डिविडेंड, और फिर लिख दें अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर। मैं अभी फ़िलहाल वो नहीं कर रहा, मैं अभी सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर कहानी करूँगा। कितने साल हैं जी? पहला साल और 2 साल। 2 साल के अंदर ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना। जब 2 साल आ जाएंगे तो तब आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने दोनों सालों को डिफ़ाइन करना चाहिए और एक लाइन खींच लेनी चाहिए कि कौन सी एंट्रीज़ आपकी किस साल से रिलेट करती हैं। 30 नवंबर स्पेसिफिकली मैंने ईयर एंड क्या रखा है? 30 नवंबर। आपको एक चीज़ बताने के लिए कि बेटा डिफाइन योर ईयर फर्स्ट। सबसे पहले क्या करना है? आपने अपना ईयर डिफाइन करना है कि आपका ईयर एंड क्या है। ईयर एंड कहाँ पर हो रहा है? 30 नवंबर 20। बताएं कहाँ पर एंट्रीज़ आएंगी? क्या सारी की सारी एंट्रीज़ 2021 की हैं या 2020 की भी हैं? 1 फरवरी 21 को पहली एंट्री आ रही है। इसका मतलब है सारी की सारी एंट्रीज़ कौन सी हैं? 2021 से रिलेट कर रही हैं, 2020 से रिलेट नहीं करनी। एक चीज़ आपने पहली चीज़ डिफ़ाइन की कि आपको 2 सालों का काम करना है या 1 साल का काम करना पड़ेगा। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है? क्या करो? 30 नवंबर 20 की भी काम करो, फिर 2021 का अलहदा काम करो, उसका कंपैरेटिव बिल बनाओ। जैसे आपको क्वेश्चन अक्सर आ रहा है कि करंट ईयर का बनाओ और उससे पिछले साल का भी बनाओ, सेम वही वाला स्टाइल। तो मैंने इसका मतलब है 2020 को इंडिपेंडेंटली करना है और 2021 को विद कंपैरेटिव करना है। फाइनेंशियल ईयर एंड 30 नवंबर। ऑन 1 दिसंबर 20 देर आर 86,000 शेयर्स इन इशू फॉर ₹10। अब क्या इसकी अर्निंग पर शेयर आराम से मालूम हो सकती है 2020 की? चाहे आप फार्मूला लिख के करें, चाहे आप क्या करें एक फॉर्मेट के तहत करें।
तो फॉर्मेट अगर आप बनाएंगे तो इसका कुछ ऐसा फॉर्मेट हो सकता है कि आप क्या करें, नेम लिखें, ईयर एंड लिखें, नोट्स लिखना चाहें तो नोट्स लिख दें, अगर जस्ट कैलकुलेशन मांगी है तो कैलकुलेशन भी हो सकती है। क्या ये आराम से आप ऐसे लिख सकते हैं, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स, एक लाइन के अंदर, एक लाइन खाली, उसके बाद वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। क्या ये फॉर्मेट, फार्मूला लिखना है ना आपने, फार्मूला ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। इससे होगा क्या, नोट भी बन जाएगा और डिस्क्लोजर नोट भी हो जाएगा और दूसरी चीज़ कैलकुलेशन भी हो जाएगी, एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। तो ये आपका आ गया न्यूमरेटर और ये आपका आ गया डिनोमिनेटर। अब बेशक ए डिवाइड बाय बी कर दें, चाहे यहाँ पर लिख दें बेसिक न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। अब आपने यहाँ पर लेकर आना है कि आपका प्रॉफिट कितना था, 780 200। आपने फार्मूला लिखा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड टू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ पर भले यहाँ पर लिख दिया होता कि जी कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है डिविडेंड की, लेकिन इस वर्ड क्यूमुलेटिव की वजह से आपको ये चीज़ लिखना थी, लेस करना है, आप लेस कर देंगे। आपने यहाँ पे प्रॉफिट लिखा, लेस क्या किया, प्रेफरेंस डिविडेंड, आपकी अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स ये आ गई। दूसरी चीज़ आपके वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स जो आपने पहले से ही पढ़ा था 86,000, आपने एन डिवाइड बाय डी किया और आपके पास 6.74 अर्निंग पर शेयर आ गई, जो कि आपकी रूटीन की है, जो कि 2020 की एज ओरिजिनली रिपोर्टेड है। क्या है, एज ओरिजिनली रिपोर्टेड, क्योंकि चेंज हो सकती है ना, अगले साल के कंपैरेटिव में तो क्या हो जानी है, इसने चेंज हो जाना है। अब अगला साल आया, अगले साल का सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप यही वाला फॉर्मेट दोबारा से बनाएंगे। हम फॉर्मेट नहीं बनाते, वर्किंग की तरफ भागते हैं, चाहे फार्मूला लिख के करें, चाहे इस तरीके से लिखें। इस तरीके से लिखेंगे तो काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। और जो हम स्कैटर्ड काम करते हैं ना, एक चीज़ यहाँ पर है, दूसरी चीज़ वहाँ पे, तीसरी चीज़ वहाँ पे, चौथी चीज़ वहाँ पर, वो नहीं होगा। एक ही जगह पर एक ही लाइन के सामने करंट ईयर और लास्ट ईयर आएगा। ये फॉर्मेट आ गया अगले साल का 2021। बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर की आपने हेडिंग दे दी और आपने वही वाली चीज़ अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स दे दी। अब अगर तो IAS 8 का सवाल दरमियान में शामिल है तो पिछले साल की अर्निंग क्या हो जाएगी, चेंज, जैसे हमने की थी। अगर दरमियान में कोई करेक्शन ऑफ एरर, पास्ट ईयर एरर मौजूद है, 2021 में पता चला है, तो फिर क्या होगा, ये अर्निंग भी चेंज हो जाएगी और ठीक करने के बाद वाली लिखनी है। ये पिछले साल की कहानी ख़त्म हो गई। इस वक्त आपको पता भी नहीं था कोई एरर है, मैंने एरर अभी इसमें शामिल नहीं किया हुआ, लेकिन बता रहा हूँ यहाँ पे अर्निंग चेंज हो सकती है लास्ट ईयर की, जो आपने पहले से कैलकुलेट कर ली हुई है। अगर IAS 8 आ जाएगा, जैसे IAS 8 की वर्किंग की है, प्रॉफिट जर्नल एंट्री बनाई और अप डाउन देख लिया, सेम वही काम करना, कोई नया काम नहीं है, तरीकाकार वही है। बस यहाँ पर ये याद रखना है, चेंज हो सकती है, पॉसिबल है। मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, may be changed if IAS 8 adjustment came। डन, याद रखने में आसानी होगी। पिछले साल का काम कर लिया हुआ था हमने, पिछले साल वाली ही अर्निंग यहाँ से उठाई और यहाँ पर लिख दी। करंट ईयर में हमारी क्या चीज़ थी, अर्निंग कितनी थी, 10 80 800, ये मैंने पिक की 10 80 800 और इसमें से वही प्रेफरेंस डिविडेंड लेस कर दिया और मेरे पास आ गए 880 800। पहला स्टेप मुकम्मल। मेरा वंस अगेन
न्यूमरेटर क्या हो गया, मुकम्मल। नाउ आई हैव टू डू द वर्क फॉर द डिनोमिनेटर, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अब मैं इसके ऊपर काम करूँगा। इसमें पहला स्टेप ये है कि आपने पूरा गो थ्रू करना है कौन कौन से शेयर्स कब 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 इशू हुए, कब कब कंसोलिडेट हुए, कब कब क्या हुआ। सिर्फ वर्किंग क्या बनानी है पहली कि हुआ क्या, कौन कौन सी डेट पर स्टार्ट करना है और एंड वाली डेट का ख्याल रखना है। स्टार्टिंग कब से होगी, 1 दिसंबर 20 से हो रही है। अब मेरा ईयर डिफ़ाइन करने का मकसद क्या था कि यहाँ पर मैं एक टाइमलाइन बनाता और क्या लिखता 30 नवंबर 21, और इसका स्टार्ट कब होगा 1 दिसंबर 20 से। डिफाइन योर ईयर फर्स्ट। एक ज़माना था, मुझे एक स्टूडेंट मिला, कहता है कि सर बड़ा मसला हुआ था, पेपर में फ़ेल हुआ। मैं कहा क्या हुआ था? कहता है कि मैंने एक सवाल जो है ना वो 31 दिसंबर के हिसाब से कर दिया था। किस हिसाब से कर दिया था? सारा सवाल कर लिया और बाद में देखा तो पता चला वो यार 30 जून था ईयर एंड। बच्चा हो गया वहीं पर पैनिक, मैंने तो पूरा सवाल कर दिया। अब उसे एग्जामिनेशन टेक्निक्स भी नहीं आती थी, उसने सवाल वैसे ही छोड़ दिया होगा, ठीक, तभी फेल हो गया ना। या फिर उसको लगा दिया होगा काटा। जैसा भी हो गए काटा कभी ना लगाएं। अगर कभी गलती हो जाए किसी भी किस्म की किसी भी पेपर में, अभी आपने बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी है, बहुत सारी गलतियां करनी है, गलतियों से सीखना है। तो एक गलती से जो मैंने उस बच्चे से सीखी टीचिंग के अंदर कि जनाब बच्चों को ये ज़रूर बताना है कि ये गलती अगर कभी हो जाए, अव्वल तो होनी नहीं चाहिए कि डिफ़ाइन योर ईयर फर्स्ट, अगर हो जाए तो काइंडली सवाल को काटना नहीं है। सवाल के नीचे नोट लिख देना है कि मुझसे गलती से क्या हुआ है, सारा सवाल 31 दिसंबर के हिसाब से हो गया है, लेकिन ये सवाल होना किससे था, 30 जून से। बस ये नोट लिख के अगर अपने बाकी के पेपर की तरफ तवज्जो दे। अव्वल तो टाइम मिलना ही नहीं है क्योंकि पहले टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो चुका हुआ है। अगर मिल जाए तो फिर उस सवाल की तरफ जाए, कांटा नहीं लगाना। चलें जी, डिफाइन योर ईयर फर्स्ट स्टार्ट करना है और आपने सिर्फ और सिर्फ ये 3 चीज़ें बनानी है। डेट्स लिखनी है, हुआ क्या है, इशू है, और ऑर्डिनरी शेयर्स के 3 कॉलम बनाने हैं। कितने कॉलम? अगले सारे कॉलम साइड बाय साइड बाद में बनेंगे। सबसे पहला काम, ओपनिंग लिख लिया आपने, 1 दिसंबर 20 डेट और ओपनिंग लिख दिया। अब आपने तरतीबवार देखते चले जाना है और नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर खेलते चले जाना है। पहला काम क्या हुआ है, 1 फरवरी 21 को 4000 नए शेयर एट मार्केट वैल्यू इशू में। ठीक हो गया जी, राइट इशू हुआ है, नंबर ऑफ शेयर 4000 इशू में मिल गए, 4000 और डेट लिख दी 1 फरवरी, राइट इशू, मार्केट वैल्यू पे है 4000। और अगला काम करना है, इसका टोटल बना देना है। क्लोजिंग, इस डेट का क्लोजिंग क्या बन गया, इस डेट का क्लोजिंग कितना हो गया जी, 86 जमा 4 90,000। अगली डेट के ऊपर भागना है, 1 अप्रैल 21, बोनस इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ 3 न्यू शेयर्स फॉर एवरी 9 हेल्ड, हर 9 के बदले 3। ये परसेंटेज भी बन सकती है, 3 नए तकसीम 9 मीन्स 33.33%। इसे 3/9 करें। एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने थे मेरे इस डेट के ऊपर, यहाँ पर ही आएंगे, 90 थे। 90 को किया तकसीम 9 से, मल्टीप्लाई किया 3 से, आपके नए नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 30। 90 जमा 30 कितने हो गए, फिर इसका क्लोजिंग बना देंगे 120। यहाँ पर बेशक साथ साथ लिखते चले जाएं कि ये क्या बन रहा है, क्लोजिंग है। उससे अगली डेट पर आ जाएं। नेक्स्ट क्या हुआ, 1 सितंबर 21 पर कंसोलिडेटेड इट्स शेयर्स। कंसोलिडेटेड मींस क्या किया आपने, 10-10 वाले नोट इकट्ठे करें और 100 का कितने बनते हैं, बोले 100 के कंसोलिडेट करना है। क्या करना है,
10-10 वाले नोट एक दुकानदार को दें तो वो कितने देगा? 100 का 1 देगा। ठीक, यही काम यहाँ पे हो रहा है, यही काम यहाँ पे हो रहा है। क्या जी? सच दैट एवरी 5 शेयर वर कंसोलिडेटेड इनटू 2 शेयर्स। 20-20 वाले नोट इकट्ठे किए, 5 देकर 2 50-50 के ले लिए। वैल्यू चेंज नहीं हो रही, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गए? चेंज। अब एग्जिस्टिंग कितने थे? 5, गिराना कितने पर है? 2 पर। ठीक, अब एक चीज होती है डिक्रीज बाय और एक होती है डिक्रीज्ड टू। दोनों का डिफरेंस तो पता होगा। डिक्रीज्ड टू मींस क्या लें? क्लोजिंग। डिक्रीज बाय मींस इतने से कम करो। 5 को 3 से कम किया जाएगा तो 2 बनेंगे, या ऐसे सोचना, या 5 से डायरेक्टली 2 पर आना है। क्लोजिंग से क्लोजिंग पे जंप इन करेंगे तो ये 120 जो हैं ये 5 पर हैं। इसके बाद एक लाइन लगाएं और गिरा दें इसको 2 पर। यहाँ पर साइड पर कहीं पे लिखें ये 5 पर, ये 2 पर। वर्किंग बन जाएगी आपकी 120 तकसीम 5 मल्टीप्लाई बाय 2। क्या वही बनती है? आंसर वही आ रहा है? 48 बन रहा? नहीं बन रहा? चेक कर लें, ये तो मैं चेक करवा देता हूं। एक 120 तकसीम 5 मल्टीप्लाई बाय 2। ओह, ये तो वही आ गया, 48 ही आ गया। तो ये क्या हो गया? अब 2 पे पहुंच गया। आपके लिए फैसिलिटी सारी करके लेकर आए हैं हम। 120 तकसीम 5 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर दूसरी वर्किंग निकालनी है तो ये क्या कर दो? लेस -3। डन? बात समझ लग गई जी? ये चीज़ हो गई कम। अब आपने या तो डिफरेंस ले लें या डायरेक्टली ये वर्किंग करेंगे तो ये 72 आ गया। अब ये क्लोजिंग हो गया 48, अगले डेट का क्लोजिंग। नेक्स्ट आपने क्या किया? नेक्स्ट आपने अगली एंट्री पास की। वो क्या चीज़ है? ऑन 1 अक्टूबर 21 अब्बू जी एंड कंपनी मेड अ राइट इशू। राइट इशू किया टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ 3 न्यू शेयर्स फॉर एवरी 5 हेल्ड। हर 5 जो मौजूद थे एग्जिस्टिंग, उसके अगेंस्ट कितने शेयर्स इशू किए? 3। अभी सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स की वर्किंग करनी है। अभी एक्स राइट, कम राइट प्राइस की तरफ, किसी भी चीज़ की तरफ नहीं जाना, नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर काम करना है। पहला स्टेप ये है। तो नंबर ऑफ शेयर्स हर 5 के बदले कितने इशू हो रहे हैं? 3। तो ये एक रेशो बन गई। 3 नया किसके बदले? 5 के बदले। आप आएंगे और कहेंगे 48 तकसीम 5 मल्टीप्लाई बाय 3 नए शेयर्स इशू हो गए और 28,800 नए राइट इशू हो गए और ये हो गए अब 76,800। किस डेट पर? 1 अक्टूबर पर। अब इसका एंड करना है। एंड आपने यहाँ पर क्या लिखना है? ईयर एंड। और उसकी डेट लिख देनी है। कौन सी? 30 नवंबर 21। ये अब आपने पहला स्टेप किया। कौन सा? नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट किए। यहाँ पर इसको बोलते हैं स्टेप नंबर 1। इतने हिस्से को जितने भी इश्यूज आ जाएं, जो उनसे मर्जी चीज़ आ जाए, ये तो मैक्सिमम है ना। कभी पेपर में इतने आए हैं? नहीं। 2 1 3, 2 1 3, इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी। अगला काम आपने करना है, इसकी टाइम मेजरमेंट करनी है। कौन कौन से शेयर्स कितने कितने टाइम पर आपके पास मौजूद रहे हैं। अब आपने डेट वाइज देखना है
और अगली डेट तक देखना है कि कितने महीने रहे। 1 दिसंबर से लेकर 1 फरवरी तक कितने महीने हुए? दिसंबर जनवरी। 1 फरवरी को चेंज आ गई, कितने महीने? 2। आपने टाइम फैक्टर लिखा 2/12। नेक्स्ट है 1 फरवरी से 1 अप्रैल, फरवरी मार्च, कितने महीने? 2। फरवरी मार्च कितने महीने? 2। आपने इस हर क्लोजिंग के सामने लिखना है, क्या लिखना है? क्लोजिंग के सामने टाइम फैक्टर लिखना है। ये कितने महीने हुए? 2। देन अगली चीज़, ये वाला क्लोजिंग कब से लेके कब तक रहा? 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल, सेम डेट तो नहीं हो गई? सेम डेट, गलती से टाइपिंग एरर आ गया। 1 सितंबर 21 है जी। कब है जी? 1 सितंबर 21 है। 1/9/21। 1/9/21 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कितने महीने? 5। कितने महीने? 5। देन 1 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर कितने महीने? सितंबर, 1 महीना। देन ये वाला क्लोजिंग, ये ईयर एंड तक, इस तारीख तक, अक्टूबर, नवंबर, कितने महीने? 2। ये लिखने के बाद एक छोटा सा काम करना है आपने। वो ये काम है कि आपने अपने महीने पूरे करने हैं, 12 पूरे होने चाहिए। अगर नहीं हो रहे, कम हैं या ज़्यादा हैं, चांसेस क्या हैं? गलती हो गई। रीथिंक अबाउट दैट। अपनी गलती को आइडेंटिफाई करना है ना, कि नहीं करना। और ये गलती हो सकती है, डेट्स में अक्सर बच्चे गलती करते हैं, कोई ना कोई महीना क्या कर देते हैं आगे पीछे। तो कंक्लूजन क्या है? 12 महीने पूरे करो। चेक करके बताएं 12 पूरे हो रहे हैं? 2 + 2 4 + 5 9 और 1 10 और 2 12। 12 पूरे हो रहे हैं। इट मीन्स ये वर्किंग क्या है? सेटिस्फैक्ट्री है कि ठीक है। ये टाइम फैक्टर आपने मालूम कर दिया, इसको सेपरेट ही रखना है। अब पहले इशू की तरफ जाना है कि राइट इशू हुआ है। मार्केट वैल्यू पे हो तो इसके अंदर कोई मुफ्त का एलिमेंट कोई नहीं है। मार्केट वैल्यू पर इशू हो रहा है तो 10 वाली चीज़ 10 में जा रही है, 15 वाली चीज़ 15 में जा रही है, 20 वाली चीज़ 20 में जा रही है। कोई मुफ्त का एलिमेंट इसमें शामिल नहीं है। बोनस इशू हमेशा मुफ्त का एलिमेंट होता है। क्या होता है जी? बोनस इशू हमेशा मुफ्त का एलिमेंट होता है। बोनस इशू में क्या हो रहा है जी? हर 3 के बदले 9, हर 9 के बदले 3। ये एक परसेंटेज है। क्या है? परसेंटेज कितनी बनती है? 0.33। बोनस इशू हो जाए, कंसोलिडेशन हो जाए, राइट इशू को छोड़ दें, बाकी सब का फैक्टर फ्री फैक्टर है आफ्टर डिवाइडेड बाय बिफोर। क्या है जी? आफ्टर डिवाइड बाय बिफोर, राइट इशू को छोड़ के। क्या है? सबका फ्री फैक्टर क्या है? आफ्टर डिवाइड बाय बिफोर। आपने ये वाली वर्किंग करनी है, आफ्टर डिवाइडेड बाय बिफोर। मुख्तलिफ तरीक़ों से आ सकते हैं, मुख्तलिफ तरीके बताने लगा हूँ आपको। पहला तरीका, बाद में कितने हैं? क्या 120 बाद में हैं बोनस इशू के? बोल रहे हैं जी। और बोनस इशू से पहले कितने हैं? बोल रहे हैं। क्या वर्किंग हो गई हुई है? पहले से वर्किंग हुई हुई है या करनी पड़ेगी? बोले दोबारा से। यहाँ पर बोनस इशू की बात हो रही है। क्या हो रही है जी? बोनस इशू की बात हो रही है। और ये है बोनस इशू, ये इसके बाद है आफ्टर, और ये क्या है? इससे पहले। ये क्या हो गया? आफ्टर। ये क्या हो गया? बिफोर। इसका मतलब क्या है? 120 तक़सीम 90, आफ्टर डिवाइड बाय बिफोर। इसका आंसर लें, क्या आता है? 1.3333 आ रहा है। यही आ रहा है? ठीक है। अगला तरीकाकार,
आपको जोन सी भी परसेंटेज दी हो, जोन सी भी परसेंटेज दी हो वो लिख दो 1 प्लस करके 1.333। आफ्टर पहले कितने शेयर्स, एक के बदले कितने इशू हुए 0.33, 1.33 डिवाइड बाय 1, आफ्टर डिवाइड बाय बिफोर। दूसरा तरीकाकार, जोन से आपको पसंद आए, सबसे आसान तो ये वाला है, एक ये है और लेकिन दूसरा भी है परसेंटेज वाला, कि आपको परसेंटेज दी हुई है, नो इशू। और क्या चीज़ है, तीसरा तरीकाकार, जनाब इज़्ज़त माप, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 12, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉमन उठाओ 9। क्या करो, इसे 12 और 9 को उठाओ और आफ्टर डिवाइड बाय बिफोर लिख दो। ये कहाँ पर लिखना है, अगला इशू जो ये बोनस इशू है, ये है ना बोनस इशू, ये है ना, यहाँ पे हुआ ना बोनस इशू। इस बोनस इशू होने से पिछले लेवल्स के ऊपर लिखना है। किस पर लिखना है, पिछले क्लोजिंग के ऊपर। क्लोजिंग मींस एक ये आएगा और एक ये आएगा, इससे ऊपर वाला, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं लिखना इन दो जगहों पर। कहानी बोनस इशू की क्या हो गई, मुकम्मल हो गई। अक्सर औकात बुक्स के अंदर क्या होता है, इकट्ठे फैक्टर्स दिए होते हैं, उसे समझ नहीं लगती कौन सा किस चीज़ का फैक्टर है। अगर हर एक का कॉलम बना लेंगे या फिर ज़हन में बस रख लें, क्या कर लें, ज़हन में रख लें, एक या दो चीज़ें होंगी, टाइम फैक्टर को अलहदा कर देना है और बाकी फ्री फैक्टर्स को अलहदा कर लेना है, लेकिन करना काम तरतीब से है। मैंने आपके लिए अलहदा कर दिए हुए। बोनस इशू का तरीका आ गया, रिवाइज हो गया, दो तीन तरीके मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्या चीज़ है, अगली चीज़ आपने देखा कि अगला काम क्या है, बोनस इशू के बाद क्या हो रहा है, कंसोलिडेट। इसका भी तरीकाकार क्या है, आफ्टर डिवाइड बाय बिफोर। तो बाद में कितने हैं 48, पहले कितने हैं 120। 48 तकसीम 120 कैलकुलेटर पे लिखो जरा जल्दी। 48 तकसीम 120, आसानियाँ पैदा करें ना। ये फैक्टर आपने 48 लिखा और नीचे लिखा 120, इक्वल टू दबाएं, क्या चीज़ आई है, 2 ओवर, ये इसका फैक्टर लिख दो 2/5। कहाँ पर लिखना है, इस कंसोलिडेशन होने से पहले कंसोलिडेशन कहाँ पे हुई है, इस जगह पर। इससे पहले तमाम क्लोजिंग के ऊपर, इसके ऊपर 1 2 और 3 क्लोजिंग थे, वहाँ पर लिख दिया आपने। आसान है या मुश्किल है, जो सी चीज़ पहले से की हुई है बार बार क्यों करें, बार बार तो नहीं काम करना बनता ना, एक चीज़ पहले से कर ली है। अगली चीज़ आती है राइट इशू। अगली चीज़ क्या आती है, राइट इशू के ऊपर काम करना पड़ता होता है। आपको पहले वाली प्राइस पता होगी, बाद वाली नहीं पता होगी। इसका फैक्टर बस उल्टा है, बिफोर डिवाइड बाय आफ्टर है, बाकी सबका क्या है, आफ्टर डिवाइड बाय बिफोर। इसमें मार्केट वैल्यू देखनी है, क्या देखनी है, मार्केट वैल्यू देखनी है, बिफोर डिवाइड बाय आफ्टर। ये ज़रा शॉर्ट वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, वैसे तो कम राइट प्राइस डिवाइड बाय थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस है। डन। कम राइट मीन्स क्यूमुलेटिव ऑफ राइट, अभी राइट इशू नहीं हुआ, शामिल करके एक्स राइट बाद में, राइट इशू के बाद में। तो बोनस इशू फैक्टर शेयर राइट, कम राइट डिवाइड बाय एक्स राइट। कम के स्पेलिंग शायद डबल हो गए हैं, कम राइट डिवाइड बाय एक्स राइट। कम राइट आपके पास क्वेश्चन में दी होगी, जस्ट बिफोर द राइट इशू कितने रुपए है जी, 12। तो एक काम करें छोटा सा, जहां पे राइट इशू हुआ है ना, जहां पे राइट इशू हुआ है 12 थी ना, क्यों बच्चों 12 थी। आपने जहां पे राइट इशू हुआ है इससे पिछले लेवल पर बस ये 12 पहले से लिख देना है, 12 तकसीम
तकसीम। अब आपने बाकी का काम करना है। अब वर्किंग के पे ऊपर जाएंगे, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स, कितने के बदले कितने इशू हो रहे हैं। क्यों बच्चों, यहाँ पर दोबारा से जा रहा हूँ, 3 नए इशू हो रहे हैं 5 के बदले। एक तरीकाकार है, यहाँ से पिक करें, कहें कि पहले मेरे पास थे 5, उनकी प्राइस थी 12 और 3 नए इशू हो रहे हैं और नए इशू कितने पे हो रहे हैं, 7 रुपये पर, और इनकी वैल्यू बना दें। ये आ गया 60, 21, टोटल कितना हुआ 81, और शेयर्स कितने हो गए 8। और फिर आप काम करेंगे 81 तकसीम 8, 10 पॉइंट समथिंग 8, 10.1 डन। तरीकाकार मैं अब लिखा हुआ दिखा देता हूँ और इसके 2-3 तरीके बता देता हूँ। ये आ गया आपका फॉर्मेट। फॉर्मेट में आपने बिफोर इशू देखना है, 5 हैं, नए इशू देखे 3, पुराने रेट पर, नए रेट पर, पुराने रेट पर, नए रेट पर, और उनकी वैल्यू बना दी। जो वैल्यू बनी उसको एक एवरेज रेट बना लिया आपने। ये एक तरीकाकार है इसको काम करने का। दूसरा तरीकाकार, वंस अगेन यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर आके देख सकते हो 48 नंबर ऑफ शेयर्स हैं। क्या है, बिफोर 48, और नए इशू कितने किए 28.8। इसके ज़रिए भी कर सकते हो कि 48 शेयर्स पुराने रेट पर 12 था और 28.8 नए रेट पर 7। अब आपने वैल्यूज़ बतानी है, ये मैंने काम नहीं किया हुआ। पेपर में पता चलता है कि कोई एक चीज़ समझ लग गई है, दूसरी लग नहीं रही। आवाज़ नहीं आई। मैं 576 201.6 202 ही हो गया। और ये तो पता ही है 76.8। अब इससे आंसर लें, क्या इस पे भी वही वाला आंसर आता है, इस पे भी वही वाला आंसर आएगा। हाँ, काम तो वही कर रहे हैं ना, एग्जिस्टिंग और न्यू। जो एग्जिस्टिंग है और जो नया है, 2-3 तरीके आपको बता दिए। अब इनमें से जो सा पसंद आए आपको वो क्या करें आप अपने लिए। करना क्या है, सिर्फ 2-3 सवालों के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। खुद ही 2-3 तरीकों से करेंगे, तीनों तरीके आएंगे आपको। आप कहेंगे हाँ ये भी होता है, ये भी होता है। कभी कोई MCQ आ जाता है, उसमें एक तरीका कार होता है, दूसरा नहीं होता। तो आप आराम से कर तो सके ना तीनों चीज़ें। अच्छा जी, ये आपने काम कर लिया, और ये जो ही आपने फाइंड की, आपने क्या करना है, इस वर्किंग को उठाना है और फिर यहाँ पर ला के लिख देना है। ये लिखी गई। अब इसको उठाएं और पिछले तमाम लेवल्स पर 12 तकसीम ये लिख दें। डन हो गया। अब एक काम करें, ये जो फैक्टर है ना टाइम वाला, कैलकुलेशन में इसको सबसे एंड पर रख लें, बेशक कैलकुलेटर के ऊपर, क्योंकि ये चेंज होता रहना है। क्या होता रहना है, चेंज होता रहना है। और इनमें से भी फैक्टर आते जाने, रिवर्स ऑर्डर में लिख के रख लें। कैलकुलेटर पे रिवर्स ऑर्डर में लिखें। कैसे लिखेंगे, टाइम सेव करने के भी ये भी तरीके मैंने बताने हैं। चलें, सबसे पहले कौन सा लिखें, सबसे राइट साइड वाला, जो सबसे ज़्यादा जगहों पर अप्लाई हो रहा है। 12 तकसीम 10.125, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने किस से, 2 तकसीम 5 से। दोबारा से फैक्टर ले लें, 2 तकसीम 5, फिर
मल्टीप्लाई कर दें, फिर फैक्टर ले लें। अब कौन सा आया? 12 तकसीम 9। ओ गलती कर दी है। अब कौन सा ले लें? इनटू 2/12। ऐसे करना, ऐसे कर लें, या फैक्टरी लेकर चलना है तो चल लें। 2 तकसीम 12 एंड मल्टीप्लाई बाय 86,000। अब आप आंसर लेंगे, आपका 90-60 आ गया। एक चीज़ पूरी हुई। बैक जाएंगे, बैक जाके अपनी ये 2 चीज़ों को देखें कौन कौन सी चीज़ को डिलीट करना है। अब सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना था आपको 90 से, बाकी चीज़ें सेम हैं। इत्तफाकिया तौर पे टाइम भी क्या है? सेम है। आपने एंटर किया, आपके पास आंसर दूसरा भी आ गया। अब ये भी लिख दिया आपने। मैंने 90 से किया, इस वजह से 9.481 आ रहा है। 90,000 से करता तो क्या आना था? 9487 आना था। उससे अगले लेवल पर आपने क्या करना है? 2/12 तो नहीं आ रहा, यहाँ पे 5/12 आ रहा है, और 12/9 भी गायब हो गया। बाकी आपके अपने तरीक़ेकार हैं कि आपने कैसे करना है। मैं तो थोड़ा सा आपको ये भी बता सकता था कि यार ये वही तरीक़ाकार से आप थोड़ा बहुत टाइम सेव कर सकते हैं। बाकी तो आपने पेपर में जैसे भी करना है वो तो बचाएंगे ही आप टाइम इंशाल्लाह। डन हो गया जी। आपका कैलकुलेशन कर लेंगे और फिर कहानी आ जाएगी कि वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर्स कैलकुलेट हो जाएंगे। इन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर्स को उठाना है और आपने यहाँ पर लिख देना है। अब अगला मसला, लास्ट ईयर का अगर नोट बनाना है तो लास्ट ईयर के नंबर ऑफ़ शेयर्स तो चेंज हो जाएंगे, पुराने वाले नहीं रहेंगे। पुराने क्या थे? 86,000। अब इसको कैसे डील करना है? इसका बड़ा आसान सा तरीकाकार है। ये जो 86,000 नंबर ऑफ़ शेयर्स है ना, और ये जो सबसे टॉप पर टाइम फैक्टर को छोड़कर जो फैक्टर बन रहा है ना, ये वाला नंबर ऑफ़ शेयर्स को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। किस फैक्टर से? किससे? टाइम फैक्टर को छोड़ के इससे मल्टीप्लाई कर देना आपने। रीज़न, ये जो फ्री फैक्टर वाले फ्री वाले शेयर्स होते हैं ना, जितना फ्री फैक्टर होता है इसको कंसिडर किया जाता है एज ऑलवेज बिन इशूड। और एज ऑलवेज बिन इशूड का मतलब होता है हमेशा से इशू होते चले आए हैं, हमेशा से इशू थे। ठीक, तो ये जो हमेशा से इशू वाला फैक्टर है, ये क्या यहाँ पर भी इस वर्किंग में भी पिछले लेवल्स के ऊपर बढ़ रहा है? बोलें जी, क्या पिछले लेवल्स के ऊपर जा रहा है वर्किंग के अंदर? तो ये पिछले साल के ऊपर भी इफेक्ट करेगा। क्या आएगा? पिछले साल के ऊपर यहाँ पर लिखे हुए हैं 86,000 शेयर ओपनिंग वाले। अब टाइम फैक्टर नहीं लेना उसमें। क्या नहीं लेना? टाइम फैक्टर नहीं लेना, बाकी के फैक्टर लेने हैं। मल्टीप्लाई बाय 12 तकसीम 9 मल्टीप्लाई बाय 2 तकसीम 5 मल्टीप्लाई बाय 12 तकसीम 10.125। ये आपके लास्ट ईयर का फैक्टर बन गया, लास्ट ईयर के नंबर ऑफ़ शेयर्स बन गए। इसकी वर्किंग बनानी है वर्किंग बना लें, या यहाँ पर ही बनाना है तो यहाँ पर भी बना सकते हैं। ये वाली वर्किंग आपकी यहाँ कहीं पे मैंने तो शायद बनाई हो, शायद ना बनाई हो, चेक कर लें। ये बनी पड़ी है लास्ट ईयर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर्स 54360। लें जी, आंसर क्या आ गया? ये चेंज हो चुका हुआ है। लास्ट ईयर कितने थे? 6.74, अब क्या है? 10.68। ये वाली एडजस्टमेंट्स टेस्ट हो चुकी हुई हैं नंबर ऑफ शेयर्स वाली। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी ऑन दिस? ठीक हो गया? डिस्क्लोजर क्या क्या देने हैं बच्चों, ताकि अगले क्वेश्चन में हम डिस्क्लोजर भी बना दें। न्यूमरेटर देना है और डिनोमिनेटर देना है।
और फिर इनकी रिकन्सिलिएशन बनानी है। क्या बनानी है? रिकन्सिलिएशन। कितने स्टूडेंट्स ने बनाई हुई है? बनाई हुई है रिकन्सिलिएशन? नहीं सीखी? पक्की बात है, सिखानी पड़ेगी। अच्छा चलो, मर्जी है। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। क्या? वही तो डाइल्यूटेड में ही तो बननी है, वही तो उसी को ही तो करवाने जा रहा हूँ। उसी में तो रिकन्सिलिएशन बननी है। और बननी क्या है? अदरवाइज तो कोई रिकन्सिलिएशन है ही नहीं। डाइल्यूटेड में ही रिकन्सिलिएशन बननी है। और मुझे पता है मसला सबसे ज़्यादा किस में है? डाइल्यूटेड में ही है। डाइल्यूटेड में है ना। चलें, अब आप मुझे ये बताएं कि बोनस इशू खाली आ गया, कोई और चीज़ नहीं है, तो अब आप नंबर ऑफ शेयर्स कौन से लेंगे? आंखें बंद करके वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कौन से लेंगे? पूरी वर्किंग बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? खाली बोनस इशू है, एक एमसीक्यू आया, थोड़ी देर पहले बताया था, एज ऑलवेज बीन इशूड। बोनस इशू तो सारे का सारा फ्री होता है। क्या होता है? सारे का सारा फ्री होता है। तो उसमें तो जोन से नंबर ऑफ शेयर्स आपके होंगे आफ्टर दी इशू, वही आपके लिए जाएंगे और वही फैक्टर लिया जाएगा। आपकी वेटेड एवरेज कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, वही वाली आएगी। मसलन ये सवाल है आपका, एग्जाम्पल नंबर 15 है। 1 मिनट के बाद वो शुरू हो जाएगा आपका। डाइल्यूटेड बोनस इशू कितने परसेंट इशू की है? 25%। मीन्स कितने नंबर ऑफ शेयर्स? 1000। एग्जिस्टिंग कितने थे? 4000। कोई वेटेड एवरेज बनाने की ज़रूरत नहीं है। चुप करके 4 जमा 1 कितना करें? 5000। दिस इज़ द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ये क्या है? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ये 5000, ऐसे 5000 आ रहे हैं। वेटेड एवरेज बनाएंगे, अल्टीमेटली सारा फैक्टर बनाने के बाद पता चलेगा कि यार ये फिर से 5000 आ रहा है। लिहाजा इस पूरी वर्किंग की ज़रूरत नहीं है, प्रोवाइडेड सिर्फ और सिर्फ क्या हो? बोनस इशू। ठीक, ये एमसीक्यूज के अंदर आराम से आ सकता है। और हम लोग बना रहे हो पूरा वेटेड एवरेज, हो पता नहीं क्या 4 मिनट लगा दिए हैं एक एमसीक्यू करने में। हालांकि क्या करना था? सिर्फ और सिर्फ एक काम करना था, बोनस इशू होने के बाद नंबर ऑफ शेयर्स कितने होते हैं वो ले लेने हैं बस। ये बाद में इशू हो रहे हैं। बस इतनी सी वर्किंग आप कह सकते हैं आपने बनानी है कि नंबर ऑफ शेयर्स आपको पता चल जाए। लें जी, अब कहानी आती है डाइल्यूटेड की। अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं ज़रा गला साफ़ कर लूँ, फिर ज़रा मज़ीद ताज़ा दम होके क्या करवाऊँगा आपको? डाइल्यूटेड करवाऊँगा। जी बच्चों, शुरू करते हैं डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर एंड आल्सो इट्स नोट। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का अगर फार्मूला वाइज देखा जाए तो जो आपकी अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स होती है डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स करते हैं, इसके अंदर जो अर्निंग इंक्रीज़ हो सकती है पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स की वजह से, वो हम ऐड करते हैं। अर्निंग में अर्निंग ऐड करनी है और मोस्ट डाइल्यूटिव पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स को ले लेना है, शेयर्स में शेयर्स को ऐड करना है। ये वेटेड एवरेज है तो ये भी क्या होना चाहिए? वेटेड एवरेज होना चाहिए। इसकी कहानी थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि वेटेड एवरेज का मतलब कैसे होता है।
अब अर्निंग की बात आती है। हमारे पास 3 किस्म के पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं। नंबर 1 ऑप्शन या वारंट्स, जिससे अर्निंग में कोई इजाफा नहीं होता। ये वो चीज़ें होती हैं कि हमने नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा देने हैं इन फ्यूचर, एम्प्लॉइज़ को ऑप्शंस दे रखी हैं कि हमारे शेयर्स बाय कर लेना, इतनी प्राइस पर बाय कर लेना, मेजरली एम्प्लॉइज़ को दी जाती हैं। वैसे भी मार्केट में हो तो अलग बात है, ठीक। तो एक क्या चीज़ इशू हुई होती है, ऑप्शन या वारंट्स, इससे क्या नाम है अर्निंग में इजाफा नहीं होता। दूसरी चीज़ होती है कोई भी किसी भी किस्म का लोन है, लोन की नेचर चाहे वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, चाहे वो बॉन्ड्स टीएफसी है, चाहे वो कोई लोन है, वो कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स है तो फिर ये क्या चीज़ होगी? ये पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर होगा। अब ये इक्विटी की कैटेगरी में है, ये लोन की कैटेगरी में है। लोन अगर लिया हो तो क्या होता है, आपका प्रॉफिट आ रहा होता है। चलें सेल से शुरू करते हैं। सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स जीपी, सेल आपकी आ गई 1000, कॉस्ट ऑफ सेल्स है आपकी 400, जीपी आपका आ गया 600। इसमें आ गया आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस से 200 का, ये क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और यहाँ पर टैक्स एट द रेट ऑफ 30% अज्यूम कर लेते हैं। ये क्या बन गया? 120 और ये बन जाएगा 280। अब अगर मैं ये चीज़ गायब कर दूँ कि मैं ये 200 ना लूँ तो ये 600 होगा, ये 600 ही रह जाएगा। 600 के ऊपर टैक्स कितना पड़ेगा? 180 और नेट कितना हो जाएगा? 400। डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस कितना पड़ा? 420 और 280 का डिफरेंस जी 140। असल में सेविंग मेरी ये है, असल में सेविंग मेरी ये है। तो अगर मैं इतने लंबे चौड़े कामों में पड़ जाऊंगा तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। जो मेरा इंटरेस्ट है इसको 1 माइनस टैक्स रेट जो कि 0.3 है, इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? तब भी 140 आ जाएगा। तो सेविंग में इंक्रीज मेरी आफ्टर टैक्स है, और आफ्टर टैक्स का मतलब ये होता है कि आप जो सेविंग आ रही हो नेट ऑफ टैक्स लेनी है, ये आपकी 1 माइनस टैक्स रेट, ये फार्मूला आ गया। डन। ये उसका कॉन्सेप्ट भी आ गया आपके पास। तो जितने भी लोन वगैरह की नेचर की चीज़ें हैं उनकी सेविंग अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो 1 माइनस टैक्स रेट करके आएंगी। और जो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अगर कन्वर्टेबल होंगे तो ये इसका जो डिविडेंड बनता है वही होगा, वही सेव हो जाएगा। तीसरी सेविंग वो क्वेश्चन में जाके करेंगे ऑप्शन से रिलेटेड। लें जी, क्वेश्चन आ गया आपके पास। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अब्बा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 23। नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू कितने हैं? 4000 ऑर्डिनरी शेयर्स। रिपोर्टेड अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स, इस लाइन का मतलब क्या है? आप लोग गौर से नहीं ना पढ़ते कि लिखा क्या हुआ है। इसका मतलब है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड लेस हो चुका है। क्या है इसका मतलब? इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड लेस हो चुका है। आगे लिखा हुआ है 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। आगे क्या लिखा है? नॉन कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल मीन्स ये पोटेंशियल नहीं होंगे, ये पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स नहीं है। एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द पीरियड 85 है। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स कौन कौन से हैं? एक नंबर पर ऑप्शन है। कितने लाख ऑप्शंस हैं? 7 लाख ऑप्शंस हैं।
एक्सरसाइज प्राइस क्या है 66। एम्प्लॉयज़ को कहा हुआ है या जिसको भी कहा हुआ है कि 66 में हमसे ख़रीद लेना। कितने में ख़रीद लेना? 66 में। मार्केट प्राइस कितनी है? 85। इसका मतलब है कुछ फ्री में जा रहा है। क्या है? कुछ फ्री में दे रहे हैं, कुछ पैसे ले रहे हैं, तो हमें फ्री शेयर्स निकालने होते हैं ऑप्शंस में। अगली चीज़ 9 लाख कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच। Each preference shares is convertible in 2026 into ordinary shares at the rate of 4 ordinary shares for every 12 preference shares। हर 12 के बदले कितने ऑर्डिनरी शेयर्स इशू होंगे? 4। नेक्स्ट है जी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, 5% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ₹5 मिलियन के। ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इन 2027 into ordinary shares at the rate of 20 new shares for every ₹100 of the bonds। हर 100 के बदले, हर 100 रुपए के बदले 20 इशू होंगे। टैक्स रेट कितना है? 30%। किसकी सेविंग में बेनिफिट कौन सा लेना है? 9 लाख जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इनमें टैक्स नेट होगा या नहीं होगा? इसमें टैक्स नेट नहीं होगा। ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। कैसे पता चला ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं? कन्वर्टेबल लिखा हुआ है, कोई रिडीमेबल का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ, और रिडीमेबल का लफ्ज़ कुछ ऊपर लिखा हुआ है। इससे क्या अंदाज़ा हो गया कि ये कौन से हैं? इररिडीमेबल। डन। इसकी बात, ऑप्शन की बात बाद में करते हैं, क्वेश्चन जब करेंगे तो। काम क्या करना है आपको? बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर मालूम करनी है। फिलहाल वैसे ही आप करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स लिखा आपने, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स लिखा, और आपने एक बेसिक अर्निंग पर शेयर बना दी। कोई काम नहीं करना, कोई प्रेफरेंस डिविडेंड दोबारा से लेस नहीं करना। यहाँ पर था, कैलकुलेट कर सकते थे, 8% रेट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर वर्ड अर्निंग एट्रीब्यूटेबल लिखी हुई है। मीन्स ये वाला काम लेस हो चुका हुआ है। दैट्स वाई वी विल नॉट लेस अगेन एंड अगेन। 9 मिलियन को डिवाइड किससे कर देंगे? 4 मिलियन से मेरे पास क्या आ जाएगा? बेसिक अर्निंग पर शेयर आ जाएगी। यहाँ तक तो कैलकुलेशन हो गई मुकम्मल। और अब क्या करनी है? डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड पहला स्टेप रैंकिंग बनाना है। क्या करना है? रैंकिंग बनाना है कि कौन सा पोटेंशियल शेयर ऐसा है जो रैंक 1 पे होगा, जो सबसे ज़्यादा डाइल्यूट कर रहा है, सबसे ज़्यादा कम कर रहा है। दूसरा कौन सा होगा? तीसरा कौन सा होगा? 3 हैं इस वक्त। कितने हैं? 3 हैं। देखना है कि कौन कौन सा क्या क्या कुछ कर रहा है। ऑप्शन हमेशा नंबर 1 आता है। क्योंकि उससे अर्निंग में इजाफा नहीं होता, उससे अर्निंग में इजाफा नहीं होता। ये अर्निंग में इजाफे से क्या मुराद है? जो मैंने अभी आपको समझाया है कि अगर ये चीज़, ये वाले शेयर्स जो इंटरेस्ट में लिखे जा रहे हैं, या जो लोन है जो इंटरेस्ट इसका लिखा जा रहा है, अगर ये कन्वर्ट हो गए होते हमारे साल में ही, साल के पहले दिन ही, क्या अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ? साल के पहले दिन में अगर इशू थे, उसी डेट के ऊपर कन्वर्ट हो गए होते, तो हमारे साल में कितनी अर्निंग में इजाफा होता? एक चीज़। अगर हमारे साल में इशू हुए हों तो फिर तो साल का पहला दिन नहीं आएगा। फिर क्या देखना होगा? अगर उसी डेट पर कन्वर्ट हो गए होते जिस डेट पर ये इशू हुए थे, तो फिर क्या अर्निंग में इजाफा आता? 2 चीज़ें बोली है मैंने। अगर साल के शुरू में थे तो साल के शुरू में ही कन्वर्ट हो गए होते तो फिर अर्निंग में क्या इजाफा आता? कौन सी अर्निंग में? एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स।
और अगर इसी साल में कहीं पर दरमियान में इशू हुए हैं तो फिर जिस तारीख पर इशू हुए हैं उस तारीख से लेकर ईयर एंड तक कितनी इंटरेस्ट ना देना पड़ता या कितना डिविडेंड ना देना पड़ता। ये है अर्निंग में इजाफा। अब हमने पहला स्टेप क्या करना है, अर्निंग में इजाफा देखना है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर की। आप 3 कॉलमर या 4 कॉलमर वर्किंग करेंगे। एक करेंगे इंक्रीमेंटल अर्निंग, एक कॉलम कौन सा होना चाहिए, इजाफी अर्निंग कितनी आ जाएगी। दूसरा कॉलम होना चाहिए इंक्रीमेंटल ऑर्डिनरी शेयर्स। तीसरा कॉलम होना चाहिए इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर, इजाफी कितनी होती, सिर्फ पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स को लेना है। उसके बाद रैंकिंग आएगी, रैंकिंग का कॉलम बनाएं या ना बनाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑप्शंस, अर्निंग में कोई इजाफा होता ही नहीं होता। कैलकुलेट करने का तरीकाकार ये है, इसके फ्री शेयर्स मालूम करने हैं। सही तरह से पढ़ा जा रहा है या इलाज करूं। नंबर ऑफ ऑप्शंस कितनी इन इशू हैं, ये चीज पिक करनी है आपने। 7 लाख ऑप्शंस इन इशू हैं, आपने लिखना है 7 लाख मल्टीप्लाई बाय एवरेज मार्केट प्राइस कितनी रही है पूरे साल में, 85 यहां पे लिखना है। और फ्री वाला हिस्सा कितना बनता है, वो बनेगा 85 में से कितने पैसे आ गए होते, 66। ये वर्किंग है इसकी, बस फ्री शेयर्स मालूम करने की, मुश्किल नहीं है। नंबर ऑफ ऑप्शंस, फार्मूला लिखना लाजमी नहीं है, अप्लाई करना ज़रूरी है। मैंने इसीलिए जानबूझ के लिख कर बताया है, हाईलाइट नहीं किया। 7 लाख ऑप्शंस मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड करना है किससे, मार्केट से, और डिफरेंस देखना है मार्केट और एक्सरसाइज प्राइस का, तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। खुद भी कैलकुलेट कर कर देख सकते हैं। मेरे पास 156 470 आ रहे हैं। ये पहला स्टेप हो गया, एक चीज़ साइड पर हो गई। दूसरी चीज़, 9 लाख कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है। हर एक प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो सकता है 2026 में एट द रेट ऑफ 4 ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर एवरी 12 प्रेफरेंस शेयर्स। हर 12 के बदले 4। एग्जिस्टिंग कितने हैं, 9 लाख। ये आपकी वर्किंग हो जाएगी। 9 लाख तकसीम 12 मल्टीप्लाई बाय 4, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स होने चाहिए, ये इतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। रुपीज़ में लिखा होता तो पहले नंबर ऑफ शेयर्स में कैलकुलेट कर लेता, क्योंकि लाइक विद लाइक चलना है, जैसे बोला होगा वैसे चलना है। आपने यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स मालूम कर दिए जो कि आ गए 3 लाख, ये उसकी वर्किंग आ गई। अब आपने देखना है इसकी अर्निंग में कितना इजाफा हो रहा है। यह डिसाइड करना है प्रेफरेंस शेयर्स इरिडीमेबल है या रिडीमेबल है। कन्वर्टेबल होना चाहिए, फिर पोटेंशियल बनेगा, नहीं तो पोटेंशियल नहीं बनेगा। 9 लाख के ऊपर कितने परसेंटेज होती, 8 लाख। सीधी सीधी से वर्किंग, 7 लाख 20,000 हो गया। 7 लाख नहीं, हाँ तो तभी 7 लाख 20,000 होगा ना, तो मल्टीप्लाई बाय 10 भी करना है। करें जी, 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 8%, 7 लाख 20,000 ही बन गया। 7 लाख 20,000 आ गया जी। 7 लाख 20,000 आपकी का आंसर आ गया। 8% करते तो फिर तो 72,000 आना था, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 720 आ जाएगा। 7 लाख 20,000 आ गया। अब आपने इंक्रीमेंटल निकाल लेनी है। क्या निकाल लेनी है, इंक्रीमेंटल निकाल लेनी है। क्या चीज़ आ गई, 2.4। नेक्स्ट अगला स्टेप, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या जोन से भी चीज़ दी गई है, इसके बारे में भी जो सी चीज़ लिखी होगी उसी को ही फॉलो करना है। हम कोई और चीज़ फॉलो नहीं कर सकते कि अपने पास से कुछ कह दें।
हर बॉन्ड कन्वर्टेबल है, ऑर्डिनरी शेयर्स एट द रेट ऑफ 20 नए शेयर्स इशू होने हैं, हर 100 रुपए के बदले 5 मिलियन रुपीस लिखे हुए हैं। रुपीस 5 मिलियन को तकसीम 100 रुपीस से करेंगे, रुपीस से कट जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 20 शेयर्स से, और आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, नंबर ऑफ शेयर्स में आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया नंबर ऑफ शेयर्स। कितने आ गए जी? 1 मिलियन आ गए। 1 मिलियन लिख लिया आपने, शेयर्स में शेयर्स भी लिख दिए। फिर आप जाएंगे और देखेंगे कि इसके ऊपर मेरी अर्निंग, अगर ये कन्वर्ट हो गए होते तो कितनी अर्निंग में इजाफा आता। फिर ये होते ही ना, जब होते ना तो अर्निंग में इजाफा हो जाना था। 5% कन्वर्टेबल बॉन्ड है, तो 5 मिलियन का क्या लेना है, 5% लेने हैं, पूरा साल मौजूद रहे हैं। और टैक्स नेट करना है या नहीं करना, ये डिसाइड करना है। लोन है, टैक्स नेट करना है। 1 माइनस टैक्स रेट 30% था। ये आपकी इसकी वर्किंग आ गई। टैक्स नेट की समझ लग गई, जो पहले समझाया था। देखना है कि ये लोन की नेचर पर है। ये क्या है, लोन की नेचर पे है। 5 मिलियन रुपीस के ऊपर 5%, टैक्स नेट 1 माइनस 0.3, टैक्स रेट किधर दिया हुआ है, ये दिया हुआ सर 30%। 1 माइनस टैक्स रेट, यहाँ पर कर देखना है, यहाँ पर भी कर देख लें। 5 मिलियन है, ज़रा 5% है, आंसर लें। 5 2,50,000 या 2.5 मिलियन इंटू 0.7 भी लिख सकते हैं। 1 माइनस टैक्स रेट। चलें जी, ये आपकी आ गई इंक्रीमेंटल। 1,75,000 नेट आंसर आ गया। अब अगला काम शुरू होता है रैंकिंग का। रैंकिंग कैसे होनी चाहिए, आपको सबसे पहले देखना है कि आपका अर्निंग पर शेयर कितनी आई हुई है। बेसिक कितनी आई हुई है, 2.25। ऐसी इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर जो 2.25 से है ही ज़्यादा, वो डाइल्यूट तो कर ही नहीं रही होगी। डाइल्यूट मीन्स कम करना। अर्निंग पर शेयर को क्या करेगा, कम करना। वो तो बढ़ा देगी। जैसे कि ये आ रही है, ये ग्रेटर देन बेसिक है, तो ये यहीं पर साइड पर हो जाती है। इसकी 2.4 आई है। कितनी आई है, 2.4। तो ये तो इस स्टेप से निकल ही गई। ये डाइल्यूट करेगी नहीं, ये क्या रखेगी, ये ज़्यादा है। तो इसको यहीं पर लिखेंगे एंटी डाइल्यूटिव और कर देंगे साइड पर। अब पहले नंबर पर ये आ गई, दूसरे नंबर पर ये आ गई। दूसरी चीज़, आपको जो लीस्ट होती है वो पहले नंबर पर आती है। क्या आती है जी, जो लीस्ट, जो सबसे कम होती है। उस लिहाज से भी अगर आप देखें तो पहले नंबर पर ये आ रही है, इसकी 0 है, इसकी 0.175 है, ये दूसरे पर, और ये 2.4, ये तीसरे नंबर पर रैंक करेगी। अगर आप लिख भी देते हैं, आपके जहन में नहीं भी आता कि ये एंटी डाइल्यूटिव बन रही है, तो भी आप लिख भी देंगे तो ये तीसरे नंबर पर आएगी। अब अगला स्टेप है, अब यहाँ से अर्निंग पर शेयर आपने कैलकुलेट करनी है, और वर्किंग सारी कर चुके हैं। अब सिर्फ 2-3 मिनट का काम है। आपने अपनी बेसिक अर्निंग पर शेयर की वर्किंग से जो अर्निंग एट्रीब्यूटेबल है वो पिक करनी है, और नंबर ऑफ शेयर वेटेड एवरेज पिक करने हैं। कॉलम यही वाले बन जाएंगे। एक अर्निंग का कॉलम जो कि होता है आपका न्यूमरेटर का, एक ऑर्डिनरी शेयर का कॉलम वो क्या होता है डिनोमिनेटर का, और अर्निंग पर शेयर न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। एज रिपोर्टेड से स्टार्ट करना है। 9 मिलियन 4 2.25 पहला स्टेप हो गया, जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ था अपनी अर्निंग पर शेयर से, वहाँ से पिक करना है। अर्निंग को अर्निंग में लिख देना है और ऑर्डिनरी शेयर्स को
ऑर्डिनरी शेयर्स में लिख देना है। अब आपकी 2.25 बेसिक अर्निंग पर शेयर पर आ गया। अब पहले नंबर वाली रैंकिंग को पिक करना है, इसकी अर्निंग पिक करके यहाँ पर लिख देनी है रैंक 1 पर, और इसके शेयर्स 156,470 ये यहाँ पर लिख देने हैं, और फिर बनाना है क्लोजिंग। 9 मिलियन प्लस 0 इज इक्वल टू 9 मिलियन, 4 मिलियन प्लस 156 41,56,470। अब यहाँ से दोबारा से एक अर्निंग पर शेयर निकालनी है यूजिंग दिस वैल्यूज, क्लोजिंग वैल्यूज को। आपके पास आ गई 2.17 पर शेयर। अब अगली को देखना है, क्या ये यहाँ पर देखते साथ जाना है, क्या ये रेड्यूस हो रही है, ये रेड्यूस हो रही है मीन्स डाइल्यूट हो रही है। ये तब तक गिराते जाना है जब तक ये गिरती जाएगी, वहाँ पे रोक देना है जहाँ पे ये अप जाएगी। दूसरे नंबर पर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आ रही हैं, आपने ये पिक किया 175 और 1 मिलियन, 175 को ले आए यहाँ पर और 1 मिलियन को ले आए यहाँ पर। वेरी सिमेट्रिकल वर्किंग, दोनों वर्किंग्स, एक वर्किंग हो गई तो दूसरी वर्किंग फौरी तौर पे हो जाएगी। फिर आपकी वैल्यू बन जाएंगी ये वाली 91, 75 और 51, 56। फिर आपने अर्निंग पर शेयर निकाल देनी है 91, 75 तकसीम 51, 56 करके। आप ये टॉप पर कॉलम लिख दें, कोई मज़ीद वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। एन डी लिख दिया, एन डिवाइड बाई डी लिख दिया, दैट्स मोर देन एनफ वर्किंग। क्या ये भी मज़ीद कम हुई है? ये मज़ीद कम की बात होनी है। क्या है? मज़ीद कम। अब इसके बाद अगर आपने स्टेप अगला भी कर दिया होता, यहाँ पर ये एंटी डाइल्यूटिव यहाँ पर पिक ना किया होता, तो आप क्या करते? ये 720 भी लिख देते और 3 लाख भी लिख देते, यही होना था ना, और तो कुछ नहीं होना था। तो ये 720 और 3 लाख अगर आपने लिख दिया, वैसे यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्या आती 1.81। और यहाँ से ये क्या चीज़ है, ये बढ़ रही है या कम हो रही है? क्यों बच्चों? अच्छा, ये जो बढ़ रही है ना, तो यहाँ पर ये जो एंटी डाइल्यूटिव लिखा हुआ है ना, ये लिखना होता है। क्या करना होता है? ये लिखना होता है। और ये यहाँ तक लाके यहाँ पर भी क्या लिखना होता है? डाइल्यूटिव लिख देना होता है। इसके लिखने के मार्क्स होते हैं। अभी अब एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ाता हूँ आपको। तो आपने क्या किया, आपने कहा ये वाली मेरी क्या है, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर है। यहाँ पर आपने कोई भी रेफरेंस दिया कि ये पी है, और ये यहाँ पर लेकर आए और पी को लाकर यहाँ पर लिख दिया कि ये पी से मैं खींच कर लेकर आया हूँ या लेकर आई हूँ, और ये आपका क्या आ गया, क्वेश्चन डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का हो गया। सो सिंपल, मुश्किल नहीं होता अगर कोशिश करें तो। एनी क्वेश्चन, इस चीज़ के ऊपर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, कोई चीज़ ना समझ लगी हो पूछ सकते हैं, या कुछ समझ नहीं लगी, सब कुछ ऊपर से गया जी, सब कुछ ऊपर से गया। अच्छा चलें फिर आप डिफरेंस ढूंढ कर बताएं, यहाँ पर इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या फ़र्क है। मैंने खुद हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, प्रॉफिट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट, और प्रॉफिट चेंज कर दिया हुआ है सिर्फ, और बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। बाकी सारी चीज़ें क्या हैं? सेम है। सिर्फ प्रॉफिट चेंज होने से पूरा क्वेश्चन क्या हो गया है? चेंज हो गया है, सिर्फ प्रॉफिट चेंज होने से। ये प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट में से क्या प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट करके लेस करेंगे? अब लेस करेंगे, अब लेस करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट होगा? यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स दिए हुए हैं,
और इसकी कैलकुलेशन हमने पहले भी की थी। प्रॉफिट कितना आया था? 7,20,000 आया था ना। तो 7,20,000 11 मिलियन में से क्या करेंगे? लेस करेंगे और फिर वर्किंग आएगी, और फिर वो उसी तरीके से वर्किंग होनी है। क्या होनी है? उसी तरीके से वर्किंग होनी है। मैं सिर्फ अब पूरा क्वेश्चन नहीं करवा रहा, मैं अब जल्दी जल्दी आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर चेंज आ गई, मेरी अर्निंग क्या हो गई? चेंज। यहाँ पर मेरी अर्निंग पर शेयर क्या हो गई? चेंज। बाकी रैंकिंग के ऊपर कहानी आई। अब पहले क्या हो गई थी? पहले स्टेप के ऊपर ही क्या हो गई थी? रैंकिंग के अंदर ही ये क्या निकल आई थी? एंटी डाइल्यूटिव, क्योंकि ये अर्निंग पर शेयर से क्या थी? ज़्यादा थी। अब इस स्टेप के अंदर क्या है? इस स्टेप में जब आप वर्किंग करेंगे तो ये मेरी 2.57 है। अब कोई भी ज़्यादा नहीं है, अब आपको रैंकिंग ही करनी पड़ेगी। पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर, और ये तीसरे नंबर पर। अब आपको मुकम्मल वर्किंग करना ही पड़ेगी। अब कोई भी पहले स्टेप पे एंटी डाइल्यूटिव नहीं है। अब जब आप वर्किंग करेंगे तो फिर एज रिपोर्टेड टॉप से ही लेना है आपने, ये 10,200 से, और वर्किंग सेम होने की वजह से मैं अब डिस्कस नहीं कर रहा। 4 मिलियन ऑप्शंस की ले लेंगे वैल्यूज़, और आपके पास ये पर शेयर आएगी, ये कम हो रही है। नेक्स्ट 1.75 ऐड अप कर देंगे तो आपके पास 2.02, ये भी कम हो रही है। और प्रेफरेंस शेयर जब आपने ऐड किए तो ये बढ़ गई है यहाँ से, तो ये वंस अगेन क्या आ गई? एंटी डाइल्यूटिव। मीन्स आपकी ये वाला लेवल जो है ये अर्निंग पर शेयर है, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। यहाँ पे आपने रोक देना है कहानी, और यहाँ से आपने रेफरेंस लगाना है कि ये बना P, और यहाँ पर आप गए और जाके यहाँ पर आपने लिख दिया, ये मैं P से खींच के 2.02 लेकर आया। ये क्या चीज़ आ गई? आपकी कौन सी वर्किंग आ गई? डाइल्यूटेड की। अब एक नई चीज़ जो ऐड अप हुई है वो क्या है? जो थोड़ी देर पहले बताई थी आपको, डिस्क्लोजर। क्या? डिस्क्लोजर। ये स्टडी टैक्स की बातें हैं, मेरी अपनी बातें हैं। ये स्टडी टैक्स की लिखी हुई बातें हैं। कहाँ पर गई जो मैंने कही थी? ये वाली 4.2 उसका रेफरेंस है स्टडी टैक्स में। न्यूमरेटर बताना है, डिनोमिनेटर बताना है, और उनकी रिकंसिलेशन बतानी है। रिकंसिलेशन विद व्हाट? विद डाइल्यूटेड। होगी कैसे? अब सादी सी बात करते हैं, होगी कैसे? आप कर चुके होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है? प्रेजेंटेशन करनी है, प्रेजेंटेशन सीखनी है। मैं पढ़ देता हूँ क्या चाहिए। टोटल अमाउंट यूज्ड एज न्यूमरेटर टू कैलकुलेट बेसिक अर्निंग पर शेयर एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। दोनों वैल्यूज मींस दोनों के न्यूमरेटर चाहिए। एंड अ रिकंसिलिएशन ऑफ दीज न्यूमरेटर्स फिगर्स टू प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। इन दोनों की आपस में रिकंसिलिएशन बयान करो। इसी तरह से वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स यूज एज डिनोमिनेटर, बेसिक और डाइल्यूटेड के लिए जो यूज हुए हैं, और इनकी रिकंसिलिएशन बयान करो। आप कर चुके हुए हैं, मैंने भी करवा दी हुई है, बस आपको बताना बाकी रह गया। कोई थोड़ा सा एनसर्कल हुआ एरिया देख रहे हैं जी? यहां से शुरू हो रही थी और यहां पर आपने एंडिंग की है। ये रिकंसिलिएशन है। ये क्या है? रिकंसिलिएशन है। अब इसको जस्ट लिखना है। क्या करना है? इसको लिखना है। वर्किंग कर ली आपने। टाइम ना हो तो यहीं पर आंसर कर लें और कह दें कि यही रिकंसिलिएशन है। टाइम हो थोड़ा सा तो इसको जस्ट उठाकर क्या करना है? फॉर्मेट के ऊपर फेंकना है। फॉर्मेट क्या है? ये एक्सट्रैक्ट्स हैं। एक्सट्रैक्ट्स के अंदर बेसिक अर्निंग पर शेयर, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, जो कि मैंने यहां पर बनाए हैं। कहां पे बनाए हैं? ये आप इसके ऊपर एक्सट्रैक्ट की हेडिंग दे सकते हैं।
क्या कर सकते हैं, एक्सेट की हेडिंग दे सकते हैं, कहानी ख़त्म हो गई। उसके बाद नोट्स। अब अगर आप ऐसे काम कर सकते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। अर्निंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, अर्निंग फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेसिक अर्निंग 10,280। आप पहले दो लेवल्स बेशक लिखें या ना लिखें, ये वाला काम कहाँ से आया है, ये वाला काम यहाँ से आया है, ये 10,280। इसमें चेंज किस चीज़ का है, 1,75 का, किसकी वजह से, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। और पहुँचे कहाँ पे हैं, 10,455 पर। आपने यहाँ से पिक करना है इफ़ेक्ट ऑफ कन्वर्जन, नेट ऑफ टैक्स, ये लिखा है 1,75 और ये भी लिख दिया। किस क्या हेडिंग देनी है, अर्निंग फॉर कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, अर्निंग फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेसिक अर्निंग पर शेयर। इतनी सी कहानी है और कोई चेंज कुछ भी नहीं है। फिर अगली चीज़, दूसरी चीज़ यहाँ से पिक करनी है और यहाँ तक जानी है। दरमियान में कौन सी चेंजेस आई हैं, एक ऑप्शन की वजह से, एक कन्वर्जन बोर्ड की वजह से। आप यहाँ से पिक करेंगे, यही वाली चीज़ें सारी क्या कर देनी है, लिख देनी है। बेसिक के लिए 4 मिलियन, शेयर्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ बेसिक अर्निंग पर शेयर 4 मिलियन। दरमियान में इफ़ेक्ट आया फ्री शेयर्स अंडर ऑप्शन, वर्डिंग फ्री शेयर्स अंडर ऑप्शंस, और कन्वर्जन बोर्ड के नंबर ऑफ शेयर्स आपने वो लिखे और आपकी रिकन्सिलेशन हो गई। कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आ सकता है, आ सकता है। स्टडी टैक्स में जितनी चीज़ें वो आ सकती हैं। ये देख लें, ये मेरी एग्जांपल नहीं है, ये स्टडी टैक्स की एग्जांपल नंबर 19 है, घर जाके करनी है आपने। पास में लग गई है। ये एग्जांपल नंबर 22 है, ये एग्जांपल नंबर 22 है, रिकन्सिलेशन वाली, अबरार लिमिटेड के नाम से, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ये उसके डिस्क्लोजर बने हुए हैं 2 साल के। आपने दोनों सालों का काम, इसका काम करना है। हाँ, मैंने यहाँ पे बात जो करनी थी सिल्वर में, वो मैं आपसे बात कर देता हूँ। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। फ्री शेयर्स की कैलकुलेशन में तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। नोट पता चल गया, आ जाएगा तो आराम से हो जाएगा, मुश्किल तो नहीं है। उसी वर्किंग से ही क्या करना है, पिक करके लिखना है। बस करेंगे ये कि लेफ़्ट पेज के ऊपर अपने लिए जगह रख लेंगे और राइट पेज के ऊपर क्या करेंगे, वर्किंग बनाएंगे और देख के लेफ़्ट पेज के ऊपर नोट बना देंगे। ठीक, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आना है तो वो आराम से सुकून से नोट के 3 मार्क्स एडअप कर सकता है, 4 मार्क्स एडअप कर सकता है कि नोट बनाओ। अब इसमें बताएं, इसमें क्या चीज़ है, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, नॉट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पसेस का मतलब क्या है। एग्जाम्पल नंबर 19 ऑफ योर स्टडी टेक्स्ट, नॉट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पसेस का मतलब क्या है। अभी थोड़ी देर पहले बात की है मैंने। इसका मतलब ये है कि आपने जज करना है इस लफ्ज़ को पढ़कर कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं या इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। तो जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनके ऊपर टैक्स का इफ़ेक्ट आता है, वो इंटरेस्ट में जाता है, और इरिडीमेबल में नहीं जाता। बस मैंने इतनी सी बात करनी थी इस एग्जांपल में मेजरली। तो ये क्या है, इरिडीमेबल, नॉट डिडक्टेबल। अगर यहाँ से नोट उड़ा दिया जाए तो क्या बन जाएंगे, इतनी सी बात है, एक लफ्ज़ चेंज होने से कहानी चेंज हो जाएगी। ठीक, तो अपने पास बेशक लिख लें कि इसका मतलब इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है। मैं शॉर्ट्स में लिख रहा हूँ, IPS लिख दिया है, और अगर लिखा होता डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पसेस
तो इसका मतलब होना था रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अगली जो बात आपसे करनी है, इन दोनों में से कौन से चूज करने हैं। अब 2 या 3 या 4 लेवल दे दिए हैं कि ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकते हैं, इसमें भी हो सकते हैं और इसमें भी हो सकते हैं। कौन सा लेवल चूज करेंगे? 31 मार्च 18, 31 मार्च 19, 25 शेयर्स, 20 शेयर्स। या अकड़ बकड़ कर लेंगे, या बिस्मिल्लाह पढ़ के चलो जी ये ले लेते हैं। जो मोस्ट डाइल्यूटिव होंगे, क्या होंगे? मोस्ट डाइल्यूटिव, ज़्यादा वाले होंगे। क्या होंगे? ज़्यादा वाले होंगे, कम वाले नहीं होंगे। लिहाजा ज़्यादा वाले नंबर ऑफ शेयर्स चूज़ करेंगे अगर 2-3 लेवल आपको आ गए तो। वाह जी वाह, ये कौन सा सवाल है जी? प्रैक्टिस की है इसकी? आसान है, मुश्किल है जी? आसान है। चलें, रीसेंट अटैम्प्ट का सवाल है, एग्जामिनर कमेंट्स देखें इसके। पासिंग परसेंटेज कहती है कि सिर्फ 24% बच्चे पास हुए हैं। ये हाल में से सिर्फ एक बच्चे की आवाज़ आई है कि मैंने प्रैक्टिस की और बहुत आसान सा सवाल है ये। और कहते हैं हाफ ऑफ एग्जामिनी वर अनएबल टू ऑब्टेन 2 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। कितने मार्क्स? आधे बंदे 2 मार्क्स लेने में काबिल हुए, 2 मार्क्स भी लेने में काबिल हुए। मीन्स कितने मार्क्स का सवाल है? 10 मार्क्स का शायद सवाल है, उसमें से 2 मार्क्स नहीं लिए गए उनसे। A result that could have been attained with the fundamental grasp or diluted earning per share। 2021 में एग्जामिनी कंक्लूडेड दैट अर्निंग पर शेयर बेसिक्स एज वेल एज डायल्यूटेड शुड नॉट बी कैलकुलेटेड ड्यू टू दी नेट लॉस। क्वेश्चन में नेट लॉस आ गया, कहते हैं कि ये कैलकुलेट ही नहीं होनी। एग्जामिनी इनकॉर्पोरेटेड द इम्पैक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर कैलकुलेटिंग डायल्यूटेड विदाउट अंडरटेकिंग द नेसेसरी रैंकिंग कैलकुलेशंस। उन्होंने कहा दरमियान में रैंकिंग करने की ज़रूरत क्या है, चलो जंप इन करते हैं, डायरेक्टली काम करते हैं। मैंने भी कौन सा स्टेप पढ़ाया? पहले क्या करोगे? रैंकिंग करोगे, उसके बाद कैलकुलेशन आएगी, पता कैसे चलेगा। उन्होंने कहा ऑप्शन ही पहले नंबर पे होती है, दूसरी ऑप्शन दूसरी होगी, वो चला दिया काम। द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर वर नॉट क्लियरली डेजिग्नेटेड एज आइदर डायल्यूटिव और एंटी डायल्यूटिव। जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि लिखना होता है डायल्यूटिव और एंटी डायल्यूटिव, तो ये आपने लिखना है। अर्निंग पर शेयर के मार्क्स से 3, 2022 में रैंकिंग के मार्क्स कितने हैं? 3.5, और बाकी सारी चीज़ों के मार्क्स कितने हैं? 3.5। तो जिसने रैंकिंग ही नहीं की उसका सवाल तो वैसे ही समझ गया, तो तभी 2 मार्क्स लिए ना। बेसिक का काम किया होगा, उसमें से भी गलतियां की होंगी, 2 मार्क्स भी गए। इन अ क्विक रिव्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, प्रॉफिट का वर्ड लिखा हुआ है। कौन सा वर्ड लिखा हुआ जी? प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू रुपीज़ 84 मिलियन। 2021 में क्या लिखा है जी? लॉस ऑफ 60 मिलियन। 60 मिलियन का क्या है? लॉस है। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब थ्रू आउट द ईयर। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 15 मिलियन के ड्यूरिंग 22 एज वेल एज 21। ये तो मौजे वाली बात है। सिर्फ लेस क्या करना है? प्रॉफिट में से
प्रेफरेंस डिविडेंड टू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लेस करना था, बेसिक आ जानी थी। 1 जनवरी 21 हमारे साल को कितने हैं, 2 सालों का काम करना है। कहता है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, और कैलकुलेशन सिर्फ कौन सी करनी है, डाइल्यूटेड की। कौन सी, डाइल्यूटेड की। पर शेयर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 21 एंड 22। घर जाके ये अभी तो करवा रहा हूँ, इसका नोट बनाइएगा। लें जी, 1 जनवरी 21 2 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ये तो कौन सी है, बेसिक वाले काम नहीं आना। शेयर वारंट्स, इसमें भी कोई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर नहीं है। 1 जनवरी 22 पर 2 साल हैं, ये 1 साल को करें सेपरेट ऐसे। क्यूमुलेटिव इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर यहाँ पर आएगा, 21 में नहीं आएगा, 22 में आएगा, प्रॉफिट लेस होगा। काम कैसे करेंगे, अपना वही वाला फॉर्मेट बनाएंगे और शुरू कर देंगे। अर्निंग की बनाने की ज़रूरत बिल्कुल है, कितनी है, 84, और लॉस कितना है, 60। 2021 में 60 का लॉस लिखे, 60 का लॉस लिखा, नंबर ऑफ शेयर्स लिखे, बेसिक लॉस पर शेयर आ गया 4 रुपये। वर्किंग बनाएंगे किसकी, डाइल्यूटेड की, क्योंकि उसने कहा हुआ ना डाइल्यूटेड बनाना है। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर फॉर द ईयर 21 एंड 22, तो 2021 की वर्किंग बनाएंगे। पोटेंशियल, एक ये कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, पार वैल्यू इनकी 100 है, बॉन्ड कैरी इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20 पर एनम है, बॉन्ड कैरी इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20 पर एनम। पेबल ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर, ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इन टू 3 ऑर्डिनरी शेयर्स इफ कन्वर्टेड आफ्टर 3 years, और 4 ऑर्डिनरी शेयर्स इफ कन्वर्टेड आफ्टर, कौन से वाला चूज करना है, 3 वाला या 4 वाला, अभी डिस्कशन हुई है। 4 वाला ले लेंगे, ये वाला 4 वाला ले लेंगे, 3 वाला शामिल नहीं होगा। तो पहला ये वाला काम हो गया कि 3 वाला लें या 4 वाला लें। अब जाएं और रैंकिंग के अंदर इसको पुट इन करें और देखें कि क्या काम होगा। कन्वर्टेबल वैसे दूसरे नंबर पर ही आएंगे, पहले साल का तो काम डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी चीज़ क्या है, शेयर वारंट्स हैं, इसमें रैंकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पहले नंबर पर आएगा, ये दूसरे नंबर पर आएगा, क्योंकि इससे अर्निंग में इजाफा एक में से होना है, एक से नहीं होना। बेसिक एंड डाइल्यूटेड ये आ गया, ये 2021 का मैंने लिख दिया हुआ है, कोई रैंकिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले नंबर पर ही होती है, वारंट्स या ऑप्शंस पहले नंबर पे होते हैं। तो डायरेक्टली क्या किया जाए, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर की वर्किंग की जाए। एज रिपोर्टेड 60 का लॉस, 15 ये आ गया। यहाँ पर ही वर्किंग करेंगे आप पहले स्टेप की, शेयर वारंट्स, वो रैंकिंग 1 पे है। अब देखना ये है इससे फ्री शेयर्स कितने गए। शेयर वारंट्स कहता है ऑन 1 जनवरी 21 12 मिलियन शेयर वारंट्स वर इशूड विच कैन बी एक्सरसाइज आफ्टर 2 years एट एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 21 पर शेयर। एक्सरसाइज प्राइस कितनी है बेटा, 21। एवरेज प्राइस इन 2021 कितनी है, 21 रुपये। अब आप अगर वर्किंग करने जाएंगे, कितने मिलियन शेयर वारंट्स हैं, 12 मिलियन। अब यहाँ पर आएंगे, 12 मिलियन लिखा, मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड करना है आपने किससे, मार्केट से। मार्केट में से एक्सरसाइज प्राइस 21, क्या आ गया, 0। ये 21 होती, 22 होती, एक्सरसाइज प्राइस 23 होती, एक पास पेपर में ज़्यादा दी हुई है, एक पास पेपर में इक्वल कर दी हुई है, तो ये फ्री शेयर इसके अंदर कोई नहीं है, ना अर्निंग में इजाफा ना फ्री शेयर्स में इजाफा। तो आपने यहाँ पर अपनी वर्किंग में गए और 0 और 0 लिख दिया। कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, कैलकुलेट किए बगैर पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट स्टेप है जी दूसरे, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स।
कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में जाएंगे और पढ़ेंगे। 1 जनवरी 21, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैविंग पार वैल्यू ऑफ 100 ईच वर इशूड। द बॉन्ड कैरी इंटरेस्ट 20% पर एनम। टैक्स रेट कहीं पे दिया होगा। 4 ऑर्डिनरी शेयर्स में इजाफा होना है, टैक्स रेट हमारा 30% है। तो 2 मिलियन है, हर एक कितने का है? 100 का। 2 ज़रब 100 मल्टीप्लाई बाय 20%, और इसको कर देंगे टैक्स। 2 मिलियन शेयर्स मल्टीप्लाई बाय हर एक 100 का है, ये हो जाएंगे 200 मिलियन के। इसके ऊपर आएगा 20% और उसे टैक्स नेट कर देंगे, ये आपकी वर्किंग आ जाएगी। इससे अर्निंग में इजाफा हो जाएगा, और इजाफा होके कितना आ गया? 28 मिलियन, 200 मिलियन पॉइंट 2, ये आपकी वर्किंग आ गई। अब नंबर ऑफ शेयर्स में कितना इजाफा होगा? 4 शेयर्स आने हैं, कितने के बदले? ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू 4। तो 2 मिलियन के अगेंस्ट कितने इशू होंगे टोटल? हर एक के बदले 4। अब के बदले को समझें, 4 एक के बदले 2 मिलियन, टोटल कितने बनेंगे? 8। टोटल कितने बनेंगे? 8। हर दफ़ा नहीं 1/4 ही होगा। तो ये देखना है किसके बदले, पहले कितने होंगे बाद में कितने हो जाएंगे। 4 नए इशू होंगे, तो 8 मिलियन शेयर्स आ गए। और अब आपका नेट लॉस हो गया कम। 60 माइनस में 28 ऐड हुआ, माइनस 32 रह गया, 15 में 8 जमा हुआ 23 हो गया, और 1.39 माइनस में है। किसी स्टूडेंट ने माइनस 1.39 लिख दिया होगा। ये क्या है? असल में एंटी डाइल्यूटिव है। ये बताएं, -4 बिगर और -1.39 बिगर? -1.39 ज़्यादा है, -4 कम है, तो लिहाजा ये क्या बना? एंटी डाइल्यूटिव बना। इस वर्किंग करने के कितने मार्क्स थे? 3.5 मार्क्स थे। जिसने ये परफॉर्म नहीं की, इसका मतलब ये 3 मार्क्स थे या 3.5 मार्क्स थे, उसने 3 मार्क्स क्या कर दिए? लूज कर दिए। अगला साल नेक्स्ट ईयर में आपकी जो अर्निंग है वो डायरेक्टली गिवन की होगी 84 में से प्रेफरेंस डिविडेंड आपने लेस करना है, जो कि अब इशू हो गया है 16%, 6 मिलियन का, साल के शुरू में, साल के पहले दिन। हर 3 प्रेफरेंस शेयर्स वर कन्वर्टेबल इनटू 1 ऑर्डिनरी शेयर्स आफ्टर 4 ईयर। हर 3 प्रेफरेंस शेयर्स कितने में कन्वर्ट हो रहे हैं? 1 में। तो 3 के बदले 1, हर 3 के बदले 1 इशू हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 6 मिलियन। तो आपके इसके क्या हो जाएंगे? 2 मिलियन। अगली चीज़ वही वाली वर्किंग बनाएंगे, आप रैंकिंग करेंगे। रैंकिंग करने के अंदर आपको सारी की सारी वही वर्किंग करनी पड़ेगी। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कितने हैं, वारंट्स कितने हैं, और प्रेफरेंस शेयर्स, आपने ये चीज़ अभी बनाई है। ये कोई लाजमी नहीं होता कि आपने किस तरतीब से बनाकर लिखना है। रैंकिंग के अंदर ये कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जो सामने आए उसको पहले कर दें, नो प्रॉब्लम। प्रेफरेंस शेयर्स में इंक्रीज़ इन अर्निंग कितनी होगी? 16 मिलियन। ये देखना ज़रूरी है ये शुरू कब हुए थे, क्या साल के शुरू में आ गए थे? अब इसका मतलब है ये पूरा साल ही है। साल के शुरू में ही कन्वर्ट हो गए होते तो क्या होता? क्या टैक्स नेट होगा या नहीं होगा, ये हमेशा सोचना है। इरडीमेबल में टैक्स नेट नहीं होगा।
16% ज़रब 6 मिलियन और हर एक कितने का है 10 रुपए का, 60 मिलियन 9.6 बन जाएगा। आप लिख देंगे। फ्री शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब अगर यही चीज़ आपकी 28 होती तो क्या फ्री होना था? वही पुरानी वर्किंग की है ना, पहले 21 था ना, दूसरे साल में कितना है 28 मार्केट प्राइस है, तब तो फ्री शेयर्स बनेंगे ना। वर्किंग वही है आपकी, पुरानी वर्किंग से देखें और कहानी ख़त्म करें। ये वाली वर्किंग है। अब मैंने जहाँ पे 21 लिखा हुआ था वहाँ पे मैंने 28 कर दिया। अब ये वहाँ पे फ्री शेयर्स बनेंगे, किसके? वारंट्स के। ये आपने वारंट्स के फ्री शेयर्स निकाले, प्रॉफिट निकाला और आगे रैंकिंग वही है और कोई चेंज नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, मेरा ख्याल है क्योंकि टाइम हमारे पास क्या है कम है और 3.94 आ गया और ये आपकी आ गई एंटी डाइल्यूटिव। वंस अगेन यू विल राइट एंटी डाइल्यूटिव।